जय हिंद दोस्तों, नमस्कार। स्वागत है आपका सिलेक्शन गुरुजी ऑनलाइन की ऑफिशियल यूट्यूब चैनल पर। आज हम बात करने वाले हैं उत्तर प्रदेश पुलिस तथा अन्य परीक्षाओं में पूछे जाने वाले लगातार हिंदी के वे प्रश्न जो कि न केवल उत्तर प्रदेश पुलिस बल्कि तमाम परीक्षाओं में बार बार पूछे जाते रहे हैं और आगे भी पूछे जाने की प्रबल संभावना है। इसलिए शुरू करते हैं। पहला प्रश्न, इनमें से कौन अष्टछाप का कवि है? मीरा, सूरदास, रसखान या विद्यापति? यदि आपने चुना ऑप्शन नंबर बी सूरदास तो बिल्कुल सही जवाब है। पहला ही सवाल साहित्य से संबंधित हो गया। ये अष्टछाप का कवि का क्या मतलब होता है? ये अब्दछाप लिखा है, गलत लिखा है थोड़ा सा, अष्टछाप होता है। अष्टछाप का कवि का मतलब क्या होता है? देखिए, अष्टछाप एक तरीके से एक संगठन था, वो 1564 ईस्वी में बना था। कब बना था? 1564 ईस्वी में। इसके अंतर्गत क्या होता था कि भगवान श्री कृष्ण के लीलाओं का वर्णन किया जाता था और इसके कुछ प्रमुख कवि थे और उन कवियों की संख्या जो थी वो 8 थी। कितनी थी? अष्टछाप के कवि कितने थे? 8 थे। ये बात ध्यान रखिएगा। अब डायरेक्ट सवाल पूछा आता है कि अष्टछाप के कुल कितने कवि थे, तो आप बताएंगे कुल 8 कवि थे। 8 कवियों में 4-4 लोग बटे हुए थे। 4 लोग इधर, 4 लोग इधर। इधर उधर का क्या मतलब हुआ भाई? इधर उधर का मतलब हुआ 4 लोग वल्लभाचार्य के शिष्य थे, है ना, वल्लभाचार्य के शिष्य थे, और 4 लोग विट्ठलनाथ के शिष्य थे। ठीक है, विट्ठलनाथ। तो 4 लोग वल्लभाचार्य के और 4 लोग विट्ठलनाथ के, कुल मिला के 8 थे। ठीक है, अब ये 8 कौन कौन से थे? तो हो गया, पहला नाम ही वल्लभाचार्य की तरफ से लेना चाहेंगे, वो है सूरदास। सूरदास लिखना चाहे तो लिख लें। दूसरा कुंभन दास, तीसरा परमानंद दास और चौथा कृष्णदास। ठीक है, ये 4 हो गए आपके वल्लभाचार्य के शिष्य। अब रही विट्ठलनाथ की बात, तो विट्ठलनाथ में पहले नंबर हैं शीत स्वामी, दूसरे गोविंद स्वामी, तीसरे चतुर्भुज दास और चौथे नंददास। ये 8 के 8 अष्टछाप कवि थे जो 2 जो है कि महान कवियों के शिष्य थे। ठीक है, और ऑप्शन अगर पहले क्वेश्चन का आंसर अगर देखा जाए तो आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी सूरदास। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न। ठेठ हिंदी के ठाठ किसकी रचना है? ज्योति परीश्वर, अयोध्या सिंह उपाध्याय हरिऔध, किशोरी दास या इनमें से कोई नहीं? यदि आपने चुना ऑप्शन नंबर बी अयोध्या सिंह उपाध्याय हरिऔध तो ये इनकी रचना है। और ये किस विधा की है तो आप बताएंगे ये उपन्यास विधा की है। ठेठ हिंदी के ठाठ बार बार परीक्षाओं में पूछा जाता है। अगला प्रश्न, भारतीय संविधान में हिंदी भाषा को मान्यता प्रदान की गई, यानी कब प्रदान की गई? ठीक है, 14 सितंबर 1949, 15 सितंबर 1949, 14 सितंबर 1950 या इनमें से कोई नहीं? यदि आपने चुना ऑप्शन नंबर ए 14 सितंबर 1949 तो बिल्कुल सही जवाब है। 14 सितंबर 1949 को हमारे हिंदी को जो है, हिंदी भाषा को राजभाषा का दर्जा किया गया। राष्ट्रभाषा मतलब याद रखिएगा, याद करना है क्या? राजभाषा का दर्जा 14 सितंबर 1949 को संविधान में इसको प्रवेश दिया गया और इसको अनुच्छेद 343 क में रखा गया। किसमें रखा गया है? अनुच्छेद 343 क के अंतर्गत हिंदी भाषा को रखा गया है। और 14 सितंबर को चूंकि इसे जो है कि मान्यता प्रदान की गई थी तो इसलिए 14 सितंबर को ही हम राष्ट्रीय हिंदी दिवस मनाते हैं। क्या? राष्ट्रीय हिंदी दिवस मनाते हैं। और राष्ट्रीय हिंदी दिवस के साथ साथ पूछा जाता है आपसे कि विश्व हिंदी दिवस कब मनाया जाता है, तो आप कहेंगे 10 जनवरी को मनाया जाता है। ये दोनों बातें एकदम दिमाग में फीड करके रखिएगा। विश्व हिंदी दिवस 10 जनवरी को मनाया जाता है। अगला प्रश्न, छंद पढ़ते समय आने वाले विराम को क्या कहते हैं? गति, यति, तुक, गुण? यदि आपने चुना ऑप्शन नंबर बी यति तो बिल्कुल सही जवाब है। कोई भी छंद आप पढ़ते हैं, वो दोहा हो, चौपाई हो, रोला हो, लाला हो, सोरठा हो, ठीक है, कुछ भी हो, तो बीच में कहीं आप स्टॉप लेते हैं। जैसे आप कहते हैं मंगल भवन अमंगल हारी, स्टॉप लिया, फिर द्रवहु सदशरथ अजिर बिहारी, तो जहाँ आप हल्का सा विराम लेते हैं उसे हम यति कहते हैं। और जिस गति से पढ़ते हैं, मतलब जिस लय से पढ़ते हैं उसे हम गति कहते हैं। और बाद में जो तुकबंदी मिल रही है उसे तुक कहते हैं। जैसे मंगल भवन अमंगल हारी, है ना, और द्रवहु सदशरथ अजिर बिहारी। ठीक है, तो पहली पंक्ति के अंत में, दूसरी पंक्ति के अंत में हारी हारी आ रहा है ना, तो यही तुकबंदी को ही हम क्या कहते हैं? तुक कहते हैं। मुख रूपी चांद पर राहु भी धोखा खा गया, इसमें कौन सा अलंकार है? यदि आपने चुना ऑप्शन नंबर डी रूपक अलंकार तो बिल्कुल सही जवाब है। ध्यान समझिएगा, मुख रूपी चांद पर राहु भी धोखा खा गया, मतलब ये मुख रूपी चांद
ठीक है, मतलब ये आपका मुंह जो है पूरा का पूरा चांद है, ठीक है। ये मुख का जो चांद है वो आपके मुंह का रूप धारण किया हुआ है, मतलब आपके मुंह के रूप में। तो चूंकि पूरे के पूरे मुंह को ही उसने चांद बता दिया, ठीक है, तो इसलिए रूपक अलंकार। अगर यहीं पे कहा होता कि चांद जैसे मुख पर राहु विधु कहा गया, चांद जैसे मुख पर मतलब चांद से तुलना भर हुई है, तो तुलना होता तो उपमा अलंकार होता। लेकिन यहाँ पे कह रहा है मुख रूपी चांद पर, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, रूपक अलंकार हो जाएगा। अनुप्रास अलंकार क्या होता है भाई? अनुप्रास अलंकार जहाँ वर्णों की आवृत्ति बार बार, एक ही वर्ण की आवृत्ति बार बार होती है, तो वहाँ पे अनुप्रास अलंकार होता है। और श्लेष अलंकार क्या होता है? जहाँ पे एक शब्द एक बार आए और उसका अर्थ अलग अलग जगह पे अलग अलग हो, तो हम उसे श्लेष अलंकार कहते हैं। इससे कुछ लोग कंफ्यूज होते हैं जो है यमक अलंकार से। यमक अलंकार ऐसा कहता है, लेकिन श्लेष अलंकार में कहते हैं एक शब्द एक बार आए, अर्थ बार बार आए उसका। और यमक अलंकार कहते हैं कि शब्द ही बार बार आए और अर्थ अलग अलग आए, तो हम कहते हैं यमक अलंकार होता है। मेरे तो गिरधर गोपाल दूसरों न कोई, जाके सिर मोर मुकुट मेरो पति सोई। इस पंक्ति में कौन सा रस है? यदि आपने चुना ऑप्शन नंबर ए श्रृंगार रस, तो बिल्कुल सही जवाब है। देखिए, मेरे तो गिरधर गोपाल, मेरे तो गिरधर गोपाल हैं, दूसरे ने कोई, मतलब कोई दूसरा और नहीं है। जाके सिर मोर मुकुट, जिसके सिर पर मोर का मुकुट है, मेरो पति सोई, वही मेरे पति हैं, ठीक है। तो जहाँ पर प्रेम का वर्णन हो जाता है तो आप जान लीजिए वहाँ पे श्रृंगार रस है। और कभी कभी प्रेम जो है कि वियोग के रूप में होता है, तो वहाँ वियोग श्रृंगार रस होता है, और जहाँ संयोग के रूप में होता है वहाँ संयोग श्रृंगार रस। अगर वास्तव में यहाँ देखा जाए तो यहाँ संयोग श्रृंगार रस होगा, लेकिन चूंकि श्रृंगार रस ऑप्शन में दिया है तो श्रृंगार रस ही यहाँ पे सही हो जाएगा। और श्रृंगार रस के बारे में जान लीजिए कि श्रृंगार रस को ही रसराज कहा जाता है, यानी रसों का राजा कौन? श्रृंगार रस। इसका स्थायी भाव जो होता है वो होता है रति। हास्य रस का स्थायी भाव हास, वीर रस का उत्साह, करुण रस का हो जाएगा शोक, ठीक है। रसों की संख्या शुरुआत में थी 8, जो कि भरत मुनि के नाट्यशास्त्र से उत्पन्न हुई है। किसके? भरत मुनि के नाट्यशास्त्र से। कौन सा रस इसमें नहीं था? इसमें आप कहेंगे शांत रस नहीं था, जिसका स्थायी भाव होता है निर्वेद। क्या होता है? निर्वेद। ऊपर की ओर उछाला हुआ, इसके लिए एक शब्द बताया, प्रक्षिप्त, उच्छिप्त, आरोहण, उत्थान। यदि आपने चुना ऑप्शन नंबर बी उच्छिप्त, तो बिल्कुल सही जवाब है। ऊपर की ओर उछाला हुआ, इसके लिए एक शब्द जो है वो है उच्छिप्त। उच्छिप्त से हिंदी वर्णमाला में 2 वर्ण भी आते हैं। कौन सा? सड़क वाला ड़ और पढ़ाई वाला ढ़, ठीक है। ये दोनों को हम उच्छिप्त व्यंजन कहते हैं। क्या कहते हैं? उच्छिप्त व्यंजन, ठीक है। ऊपर की ओर उछाला गया, इसके लिए एक शब्द कौन सा हो गया? उच्छिप्त। जिसका उपचार न हो सके, दुसाध्य, असाध्य, श्रम साध्य या साधनहीन। यदि आपने चुना ऑप्शन नंबर बी, तो क्या हो जाएगा? असाध्य। जिसका उपचार ही ना हो सके, यानी उसको सही नहीं किया जा सकता है, तो वो असाध्य हो जाएगा। जो मुश्किल से जिसका उपचार हो सके उसे हम दुःसाध्य कहते हैं, और श्रम से जो साधित हो सके उसे हम श्रम साध्य कहते हैं। साधनहीन का मतलब साधन के बिना, ठीक है, उसे हम साधनहीन कहते हैं। अगला प्रश्न, शुद्ध वाक्य का चयन करें। उसकी शंका का निवारण हो गया, उसकी शंका समाप्त हो गई, उसकी शंका का समाधान हो गया है, उन्हें अब शंका नहीं रही। यदि आपने चुना ऑप्शन नंबर सी, उसकी शंका का समाधान हो गया है, तो बिल्कुल सही जवाब है। देखिए, शंका का हमेशा समाधान होता है, निवारण नहीं होता है, समाप्ति नहीं होती है। अब ये तो बिल्कुल सेंटेंस ही गलत कर दिया इन्होंने पूरा तरीके से, तो हो जाएगा उसकी शंका का समाधान हो गया है। सब सही थे, लेकिन समस्या इस बात की थी कि यहाँ पे शब्द का चुनाव गलत था। शंका का निवारण और शंका का समाप्ति नहीं होती है, शंका का समाधान होता है, इसलिए ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा। शंकर, संकर, इस शब्द प्रयोग का सही अर्थ होता है, समश्रुत भिन्नार्थक शब्द है। शिव मिश्रित जाति का, मिश्रित शिव, सारा शिव, शिव सार। यदि आपने चुना ऑप्शन नंबर ए, तो बिल्कुल सही जवाब है। शंकर का अर्थ होता है भगवान शिव, और संकर का अर्थ होता है मिश्रित जाति का। संकर का मतलब होता है 2 अलग अलग प्रजाति के जीव मिल जाते हैं तो संकर पैदा होते हैं। 2 अलग अलग प्रकार के जो है कि शब्द मिल जाते हैं तो संकर शब्द हो जाते हैं। वैसे 2 अलग अलग प्रकार की भाषाएं मिल जाती हैं तो संकर भाषा हो जाती है, ठीक है। तो 2 अलग प्रजाति के, ठीक है, या 2 या 3 या 4, मतलब 2 से अधिक
कोई भी प्रजाति मिल जाती है आपस में तो हम कहते हैं इन्हें क्या कहते हैं, संकर कहते हैं। अगला, सही वर्तनी का चयन करें। अवनति, श्रृंगार, मुश्किल, मातृभूमि। देखिए इसमें दो ऑप्शन सही है, मुश्किल भी सही है और श्रृंगार भी सही है। स्वर ऐसे लिखा आता है, ठीक है, लेकिन जैसे ही हम नीचे का ये लगाते हैं तो ये वाला हट जाता है, ठीक है, तो ये हो जाएगा श्रृंगार, ये सही हो जाएगा, ये बीच की डंडी हट जाएगी, ठीक है, क्योंकि ये र होता है और र मैंने नीचे लगा दिया है तो इस र की जरूरत नहीं है, ठीक है, तो इसलिए श्रृंगार भी सही है, मुश्किल भी सही है, उन्होंने दो ऑप्शन सही कर दिए हैं। अवन्नति नहीं होता है, अवन्नति होता है, एक न होता है, डबल न नहीं होता है, और मातृभूमि नहीं मातृभूमि होता है, ये मातृभूमि तो पे री की मात्रा लगती है, मातृभूमि होती है, ठीक है, तो यार इसलिए ऑप्शन नंबर बी सी दोनों आप सही करेंगे। अगला प्रश्न, अशुद्ध शब्द का चयन करें। अनसूया, अनसूया, ऐनक, संकट, संशय। यदि आपने चुना ऑप्शन नंबर सी संकट तो आपने कहा संकट भी ऐसे नहीं ऐसे लिखा आता है, ठीक है, स के ऊपर बिंदी होती है तो ये होता है संकट, तो इसीलिए ऑप्शन नंबर ये सही हो जाएगा। अनसूया, अनसूया का मतलब होता है जो बहुत आचरणशील व्यक्ति होता है ना उसे अनसूया कहते हैं, अनसूया। ऐनक आप जानते हैं चश्मे कहते हैं, और संशय, ठीक है, ये भी बिल्कुल सही जवाब है। उन्होंने अपना यज्ञ खाली स्थान संपन्न किया, रिक्त स्थान की पूर्ति करें। उन्होंने अपना यज्ञ यथाशक्ति संपन्न किया, यथासंभव संपन्न किया, यथाविधि समाप्त किया या यथास्थान समाप्त किया। यदि आपने चुना ऑप्शन नंबर सी यथाविधि तो बिल्कुल सही जवाब है। संपन्न यज्ञ जो है वो विधि के अनुसार होता है ना, तो यहाँ पे इसलिए यथाविधि सही हो जाएगा। भाई यथाशक्ति क्या, शक्ति के अनुसार तो जो भाई वो यज्ञ कर ही रहे हैं, ठीक है, संभव कोई बात ही नहीं है, स्थान तो भाई निश्चित है ही है। विधि के अनुसार यज्ञ किसके अनुसार किया जाता है, विधि के अनुसार किया जाता है। पक्ष का तद्भव रूप क्या है, पंछी, पखेरु, पंख, कोई नहीं। यदि आपने चुना ऑप्शन नंबर सी पंख तो बिल्कुल सही जवाब है पक्ष। छ छतरी लग गया तभी आप समझ जाइए कि क्या है ये तत्सम शब्द है। छ छतरी, खटकोड़ श, बड़ा श, व है ना, दीर्घ उड़ंतुआ, ये सारे सारे किसके जो है परिचायक हैं, ये सारे सारे तत्सम के परिचायक हैं। छायादार शब्द किसका उदाहरण है, तत्सम, देशज, विदेशज, संकर। यदि आपने चुना ऑप्शन नंबर डी तो बिल्कुल सही जवाब है संकर शब्द। अभी मैंने आपको संकर शब्द बताया कि दो अलग अलग शब्दों से भाषाओं से मिलकर जो बना होता है उसे हम संकर कहते हैं। ये छाया और दार दोनों से मिलकर बना होता है। छाया जो है ये हिंदी है और दार जो है वो फारसी का शब्द है दार, तो हमने कहा छाया और दार ये दो अलग अलग भाषाओं से मिलकर बना होता है, तो हम इसे क्या कह देंगे, इसे कह देंगे भाई ये संकर शब्द है। क्या है, संकर शब्द है। शब्द जो है कि ये संकर शब्द कहाँ से आया, तो शब्द जो है कि जब स्रोत के आधार पर या इतिहास के आधार पर या उत्पत्ति के आधार पर जब हम बात करते हैं तो 5 प्रकार के होते हैं। कितने प्रकार होते हैं, 5 प्रकार के। तो हम कहते हैं कौन कौन से, तो तत्सम, तद्भव, देशज, विदेशज और संकर, ये 5 होते हैं, वहीं से संकर निकल के आया है, ठीक है। अगला प्रश्न, अंगारों पर पैर रखना, इस मुहावरे का अर्थ क्या होगा। अंगारों पर पैर रखना, मूर्ख होना, समझदार होना, नुकसान होना या जोखिम मोल लेना। यदि आपने चुना ऑप्शन नंबर डी जोखिम मोल लेना तो बिल्कुल सही जवाब है। भाई अंगारों पर पैर रखने का मतलब हो गया भाई जोखिम है, खतरनाक काम है, उस पर जबरदस्ती मोल जो है कि पैर रख रहे हैं, तो जोखिम मोल लेने को हम कहते हैं अंगारों पर पैर रखना। अगला प्रश्न, होनहार वीरवान के होत चिकने पात, इस लोकोक्ति का क्या अर्थ है। ये प्रश्न आपके लिए होमवर्क है, इसका जवाब आप कमेंट बॉक्स में कमेंट कीजिए। वीडियो से संबंधित कोई भी समस्या आपको हो कमेंट बॉक्स में कमेंट कीजिए, हमसे संपर्क करने का प्रयास कीजिए। दिन प्रतिदिन हम लोग प्रयास कर रहे हैं कि कितना बेहतर से बेहतर हो सके। और वीडियोस देखने हैं तो आप जाकर प्लेलिस्ट देख सकते हैं। यदि आपने पूरा वीडियो देखा है तो आपका बहुत बहुत धन्यवाद। चैनल पर नए हैं सब्सक्राइब कर लीजिए, दोस्तों का शेयर कर दीजिए। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।